नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अखिलेंद्र चौबे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उच्चतम न्यायालय भारतीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली। साथियों, इसके पहले वीडियोज़ में मैंने बेल को डिस्कस करने की कोशिश की थी। कुछ मित्रों की राय और मेरे पर्सनल प्रोफाइल्स पे कमेंट्स आए कि आप क्रिमिनल लॉयर हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में थोड़े इजी वे में हमको समझाइए। कई लॉयर्स फ्रेंड्स भी हमसे रिकमेंड किए थे। उनके आग्रह पे अपने कीमती समय में, जो कि मैं इस दौरान मैंने नवरात्रि के समय ले रखा है, 9 दिन का व्रत भी रखता हूँ, तो इस कीमती समय में मैं चाह रहा हूँ कि अपने द्वारा इकट्ठे गए संग्रहित इकट्ठा किया गया ज्ञान आप लोगों के समक्ष साझा करूं। अच्छी चीज़ें लगती हैं तो प्रोत्साहन भी आवश्यकता होती है अच्छी चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि आज के दौर में नकारात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले हज़ार मिलते हैं, सकारात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करने वालों की संख्या कम हो रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। साथियों, भारत में क्रिमिनल लॉज के बहुत एक्सपेक्ट हैं और बहुत सारे प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव एंड पीनल्स हैं, बट एक फेमस पीनल है हम लोगों के सोसाइटी में, जो कॉमन पीनल है, इंडियन पीनल कोड, जो करंटली चेंज होके बीएनएस में बदल चुका है, भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन डेट भी हमारी गवर्नमेंट ने प्रोनाउंस कर दिया है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने इस चीज़ को उद्घोषित कर दिया है कि 1 जुलाई से यह कानून प्रवृत्त होंगे और आप सबके समक्ष नए कानून के और नए बीएनएस की धाराओं में एफआईआर कटेगी। साथियों, जब मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करता हूँ तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को जानना हर अधिवक्ता का और हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस क्या है और क्या इंडिया का क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस किस तरह से अपराधों के विवेचना और उनके परीक्षण की व्यवस्था न्यायालयों में और पुलिस अथॉरिटी के पास सुनिश्चित करता है। भारत में जो व्यक्ति आरोप लगाता है या फिर जो व्यक्ति किसी तरह के आरोप को संस्थित करता है, या कोई संस्था हो या सरकार हो, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पक्ष में साक्ष्य सबूतों को संकलन करके न्यायालय में उसके विरुद्ध चार्जशीट अर्थात आरोप पत्र प्रस्तुत करें। आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद अगर न्यायालय को उसके आरोप पत्र में उपस्थित साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद प्रथम दृष्टया अगर अपराध की श्रेणी में आने वाले धाराओं का अपराध का गठन होता है, तो मजिस्ट्रेट, तत्कालीन न्यायिक अधिकारी जिसके समक्ष वह आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह उसको विचारण के लिए उस व्यक्ति को समन कर सकता है। यह तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में मैंने आपको चीज़ें बताई। इसको थोड़ा सा खोलते हैं और थोड़ा सा डीप जाते हैं, क्योंकि डीप जाने से ही असली नॉलेज जो है आप लोगों के समक्ष आ सकता है। तो मैं साथियों आपको बताऊंगा कि सबसे पहले किसी भी आपराधिक मामले की शुरुआत सूचना प्राप्त होने या सूचना देने से होती है। सूचना शब्द का सूचना शब्द की व्याख्या पुराने सीआरपीसी में 39 और नए सीआरपीसी में 33 सेक्शन में धारा 33 में बताया गया है। पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में बहुत सारे फ़र्क नहीं है, केवल नंबर्स के फ़र्क हैं। साथियों, इस तरह की किसी तरह के अपराध की होने की सूचना जो संज्ञेय प्रवृत्ति से संबंधित है, जैसे उदाहरण के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी या फिर घर में घुस के मारपीट करना
गंभीर चोट कारित करना, ऐसे तमाम अपराध जिसको दंड प्रक्रिया संहिता के दूसरे भाग में गैर जमानतीय प्रवृत्ति का और संज्ञेय प्रवृत्ति का घोषित किया गया है, वो अपराध की सूचना पुलिस या तो किसी के देने पे या तो स्वतः दर्ज कर सकती है। यह सीआरपीसी द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अगर पुलिस इस घटना की सूचना देने के बावजूद भी नहीं दर्ज करती है तो व्यक्ति उस घटना की सूचना कंसर्न न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या ओरल भी दे सकता है, जिसकी सूचना पे विश्वास करके अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हुए एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर कर सकता है या फिर परिवाद के रूप में दर्ज करके अपने यहाँ उसका विचारण चला सकता है, इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। इंक्वायरी करने के बाद वो समन कर सकता है। साथियों, जब कोई एफआईआर कटती है तो एफआईआर में पर्टिकुलर चीज़ सेक्शंस होते हैं, उस घटना का दिन होता है, एफआईआर किस समय दर्ज हुई है वो होता है, और घटना का समय, एफआईआर दर्ज होने का समय, अवधि, पहर, ये चीज़ें, स्थान, दूरी लिखते हुए किसने इस बात की सूचना दी या फिर सो मोटो लिया गया, उसकी व्याख्या होती है लिखित रूप से। देने वाले, सूचना प्रेषित करने वाले व्यक्ति का नाम होता है और किस अपराध की सूचना दी गई उसका पूर्ण विवरण होता है। लेने वाले अधिकारी व दर्ज करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है या आदेश देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। साथियों, सूचना दर्ज होने के बाद पुलिस अगर संज्ञेय प्रवृत्ति के अपराध हैं तो स्वतः विवेचना प्रारंभ कर देती है। अगर संज्ञेय प्रकृति की अपराध नहीं है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करने के बाद या फिर अपने उच्चाधिकारियों से आज्ञा प्राप्त करने के बाद, मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करने के बाद उस अपराध की विवेचना प्रारंभ कर देता है। विवेचना में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। साक्ष्यों के संकलन उपरांत दोनों जिसके विरुद्ध अपराध गठित हुआ है या फिर किसी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है तो उस व्यक्ति को विवेचना में सहयोग हेतु 41 की नोटिस दी जाती है। अगर वह 41 की नोटिस पे उपस्थित नहीं होता तब जाके 41 के अन्य प्रोविजंस के आधार पे उसकी गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तार करके उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाता है। न्यायिक अभिरक्षा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जेल में बंदी और न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले कैदियों में भिन्नता हो। एक सजा हुआ व्यक्ति और जो एक न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति है, दोनों की प्रकृति में काफ़ी भिन्नता होती है। इस पे किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय को पूर्ण करते हैं। इस दौरान पुलिस 161 के बयान धारा 161 में रिकॉर्ड करती है और सारे साक्ष्यों का संकलन करके वह एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट साक्ष्यों का खुद मूल्यांकन करके और किन किन धाराओं का अपराध गठन होता है, यह विवेचक अपने मस्तिष्क से और साक्ष्यों के मूल्यांकन से एक आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट जिसको कहते हैं, अंतिम रिपोर्ट या तो किसी के विरुद्ध किसी धाराओं का आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा या फिर किसी अपराध न घटित होने का भी अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष विवेचना उपरांत प्रस्तुत किया जाता है। 173 में ये चार्जशीट पेश की जाती है। 173(2) में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट की एक प्राथमिक दायित्व ये होता है कि वह उन साक्ष्यों का इवैल्यूएशन करे, मूल्यांकन करे कि उस मूल्यांकन में उसके आधार पे कोई आरोप गठित होता है या किसी धारा की घटती या बढ़ोतरी होती है तो वह उस व्यक्ति को घटा और बढ़ा सकता है, धारा को घटा बढ़ा सकता है। अपराध का संज्ञान लिया जाता है, व्यक्ति का संज्ञान इस तर्क पर नहीं लिया जाता। संज्ञान उपरांत मजिस्ट्रेट उनको समन इशू करता है। अगर वो जेल में होते हैं तो उनको कॉल करता है। कॉल करने के बाद विचारण प्रारंभ होता है। विचारण में सर्वप्रथम प्रोसिक्यूशंस के द्वारा सरकार के द्वारा सरकार ने अगर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है
तो जिसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है उसको उस संपूर्ण प्रतियां, उस संपूर्ण मुकदमे के कागजात डिलीवर किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, थ्रू कोर्ट उसको दिए जाते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशंस अपनी बातों को रखने के लिए अपना केस प्रस्तुत करता है, ओपन करता है। ओपन करने के बाद प्रोसिक्यूशंस आरोप लगाता है। आरोप का विरोध करते हुए अपने तर्कों को उस प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में आरोप विरचित होने या न होने का एक अच्छा संवाद स्थापित होता है, आर्गुमेंट होता है पूरे कोर्ट में। आर्गुमेंट होने के उपरांत किसी व्यक्ति पे ये आरोप तय किया जाता है कि इस धाराओं का इनके विरुद्ध विचारण चलेगा या नहीं चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को आरोप चलने की प्रवृत्ति आती है तो आरोप विरचित होता है, या फिर किसी को अगर आरोप मुक्त कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति के विरुद्ध विचारण नहीं चलता है। अगर किसी के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाता है तो आरोप विरचित होने के उपरांत उन धाराओं के लिए सफिशिएंट एविडेंस जो कि इस डायरी में प्रस्तुत किए गए हैं और जो लिस्ट ऑफ विटनेस दी जाती है, जो गवाहों की सूची दी जाती है, उनके अनुसार उस व्यक्ति को न्यायालय में आवाहन किया जाता है। क्षमा प्रार्थी हूँ, आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, थ्रू कोर्ट समन जाता है और आते हैं वो गवाह, अपनी गवाही देते हैं। गवाही प्रस्तुत होने के बाद उनका अभियुक्त द्वारा या अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जिरह की जाती है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, प्रति परीक्षण किया जाता है और जो प्रति परीक्षण के उपरांत जो कथन आते हैं उसको न्यायालय साक्ष्य के रूप में संग्रहित करता है। इसी तरीके से सभी जो गवाह जो न्यायालय की साक्ष्य सूची में संबंधित होते हैं उनको न्यायालय में आने के उपरांत साक्ष्यों का संकलन होता है। साक्ष्यों के संकलन होने के बाद न्यायालय एक 313 में विरचित करती है और अभियुक्त को भी यह अवसर प्रदान करती है कि वह आपके विरुद्ध इन अपराधों के लिए ये साक्ष्य आए हैं और ये आरोप साबित हो रहे हैं, आपको इसके विरुद्ध क्या कहना है। अगर आपको कोई साक्ष्य सबूत देना है तो दफ़ा 313 CRPC में इस चीज़ के लिए अवसर दिया जाता है। तो व्यक्ति अगर अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं एक साक्ष्य की सूचीबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत करता है और न्यायालय में प्रस्तुत होने के उपरांत साक्ष्य को न्याय का अधिकारी द्वारा लिया जाता है और फिर सरकार के अधिवक्ता द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण किया जाता है, उसका क्रॉस किया जाता है, उसका जिरह किया जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों के साक्ष्यों का समालोचन करके एक अवसर दिया जाता है अपने केस को न्यायालय के समक्ष साबित करने और साक्ष्यों के मूल्यांकन में न्यायालय के सहयोग करने के लिए एक अवसर दिया जाता है न्यायालय की तरफ से। उस अवसर को प्राप्त करने के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी बात, अपने अपने साक्ष्यों का मूल्यांकन, अपने अपने विचारधारा एवं साक्ष्यों को मूल्यांकित करने के क्रम में सही तरीके से मूल्यांकित करने का प्रयास करते हैं और कोर्ट को वो मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं जिससे न्यायालय सही तौर पे एक निष्कर्ष पे निकल सके कि कौन आरोपी है और कौन आरोपी नहीं है। न्यायालय दोनों चीज़ों के करने के बाद अपना न्याय क्या कहते हैं उसको आर्डर्स को क्या कहते हैं, जजमेंट्स को क्या कहते हैं, निर्णय प्रस्तुत करता है। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं भाषाई कानूनी विधि में। कानून में जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन पूर्व से और वर्तमान में है, थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होती है हिंदी भाषा का प्रयोग करने में। बहरहाल मैं प्रायः हमेशा कोशिश करता हूँ कि संपूर्ण विलेख और संपूर्ण बातें हिंदी में ही प्रस्तुत की जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके। तो अपना निर्णय आता है। निर्णय के बाद अगर व्यक्ति दोषी होता है
तो उसे अपीली अधिकार होता है कि वो उच्च न्यायालय में अपना अपील करे। अगर व्यक्ति निर्दोष होता है तो अब केस असफल हो जाता है साबित करने में, तो वो स्टेट्स के पास अपीली अधिकार होते हैं कि वो अपना अपील करें। ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं, केस रजिस्टर होने से लेकर विवेचना तक की प्रक्रियाएं धाराबद्ध मैं बताऊंगा अगले वीडियोज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। जय हिंद, वंदे मातरम।